अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हमने चैप्टर 10 जो है, जो हमारा रिस्पायरेशन था, गैसेस एक्सचेंज था, जो हमारा चैप्टर जिसमें हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो डिटेल से स्टडी की थी, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 18, होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, स्टेसिस इन ह्यूमंस और ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम्स और डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी जो है, इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। पेज नंबर 18 की बेटी मैं रीडिंग करने लगी हूँ। ओपन योर बुक्स। Homeostasis may be defined as the maintenance of the internal condition of the body at equilibrium despite changes in the external environment. For example, the core temperature of human body remain at about 37 degree despite fluctuations in the surrounding air temperature. Similarly, the blood glucose level remain about 1 gram per liter despite eating a meal rich in carbohydrates. Body cells need the internal environment in which conditions do not change much. Stable internal conditions are important for the efficient functioning enzymes. The following are some process of homeostasis. Osmoregulation. It is the maintenance of the amount of water and salt in the body fluids, that is blood and tissue fluids. We note that the relative amount of water and salt in the body fluids and inside cells control the process of diffusion and osmosis, which are essentially for the functioning of cells. Thermoregulation. The maintenance of internal body temperature is called thermoregulation. The enzymes of body work best at particular temperature. Optimum temperature at any change in body temperature may affect the functioning of enzymes. Excretion is a process of homeostasis. In this process, the metabolic waste are eliminated from body to maintain the internal condition and equilibrium. बेटे जो अभी मैंने टॉपिक्स जो रीड आउट किया है, डैट इज़ आपको उसमें बताया गया है कि जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, डैट इज़ होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस को डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बेटे एक ऐसा फिनोमेना है, ऐसी एक चीज़ है जिससे आपका जो इंटरनल कंडीशन है हमारी बॉडी की, प्लांट की बॉडी की, ठीक है, क्या उसमें आपका टेम्परेचर, आपकी जो अमाउंट ऑफ वाटर है, साल्ट हैं, वो तमाम के तमाम, यानी कि जो इंटरनल कंडीशन है वो क्या की जाती है बेटे, वो इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस में जो है वो की जाती है, ताकि उसको जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। ये कंडीशंस हैं। ठीक है, मेंटेनेंस है कि आपकी जो इंटरनल कंडीशन है ना, उनको उसमें टेम्परेचर आ जाता है, उसमें आपका जो है अमाउंट ऑफ वाटर है या साल्ट है बॉडी के अंदर, जितना कुछ भी है उसको मेंटेन किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे इसकी दूंगी, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा बेटे 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इसमें लिटिल बिट 1 और 2 सेंटीग्रेड जो है फ्लक्चुएशन आ सकती है, लेकिन इन जनरल हमारा टेम्परेचर जो है वो यही रहता है। इसी तरह बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है बेटे, वो भी जो है वो भी कांस्टेंट ही रहता है, अनलेस अनटिल कोई सराउंडिंग के टेम्परेचर से एक आध पॉइंट जो है वो आगे पीछे हो सकता है। इसी तरह हम जितना मर्जी भी ऐसे हैवी एनर्जी से भरपूर फूड क्यों ना ले लें, जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी बेटे हमारा जो मतलब ग्लूकोज का लेवल है हमारी बॉडी का ब्लड के अंदर, वो बेटे कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये तमाम की तमाम जो कंडीशंस हैं ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का जो फ्लूइड है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्टेबल रहती हैं। क्या रहती हैं? स्टेबल रहती हैं। और ये किसकी वजह से स्टेबल रहती हैं? ये सारी की सारी होम्योस्टेसिस की वजह से जो है वो स्टेबल रहती हैं। ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा फिनोमेना है जो हम पढ़ेंगे डिटेल से अभी, होम्योस्टेसिस जो है बेटे, इसको हम लोग 3 मेन प्रोसेस में, कितने में 3 मेन प्रोसेस जो है उसमें इसको हम डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज ऑस्मो रेगुलेशन। क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन बेटे? मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट। हमारी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की जो रेगुलेशन है ब्लड के अंदर और टिश्यू फ्लूइड के अंदर, आपको पता है ना हमारी बॉडी में अमाउंट जो टिश्यूज़ हैं और जो डिफरेंट हमारा ब्लड है उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर भी होती है, साल्ट भी होते हैं। तो ये जो
ब्लड और टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड्स है ना, फ्लूइड किस केस में किस तरह से प्रेजेंट है, उसमें वाटर है, उसमें साल्ट्स हैं, तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये मेंटेन किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से सारी ये मेंटेनेंस हो रही है, ठीक है। और ये जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ साल्ट एंड वाटर है ये प्लांट सेल के अंदर भी रेगुलेट हो रहे हैं, ठीक है ना। प्लांट सेल के अंदर आप प्रोसेस, आप हम आगे डिटेल से लास्ट चैप्टर्स हमारे भी आएंगे। आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं लिटिल बिल, आपने ऑस्मोसिस का और डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा था वहाँ पे। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जो ये दोनों प्रोसेस हैं बेटे, ये प्लांट में भी जो फ्लूइड की जो फ्लक्चुएशन है उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोसेस जो हैं ये तमाम के सेल जो हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए भी जो है बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने पढ़ लिया ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या बता दिया मैंने कि बॉडी में वाटर और साल्ट जो है, वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, उसके अंदर जो है वाटर और सॉल्ट को रेगुलेट करना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है थर्मो रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन टू रेगुलेट, ठीक है, टू मेंटेन, एंड थर्मो मीन टेम्परेचर, ठीक है। तो वो फिनोमेना, वो प्रोसेस जिसमें बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है रेगुलेट या मेंटेन रखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं ना, हर फंक्शन परफॉर्म करने के डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम है। तो हर एंजाइम को अपनी एक्टिविटी जो है बेटे शो करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर जो किसी भी एंजाइम को अपनी एक्टिविटी के लिए चाहिए होता है बेटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल कोई भी एंजाइम है, मैं लाइपेज कह लेती हूँ या प्रोटीनेज कह लेती हूँ, इन एंजाइम्स को मैं कह रही हूँ कि 40 मतलब ये सपोज आप कह लो 20 डिग्री पे काम कर रहे हैं या 30 डिग्री पे काम कर रहे हैं। तो ये जो 20 डिग्री या 30 डिग्री टेम्परेचर रेगुलेट करना है, ये किस प्रोसेस से होना है, ये थर्मो रेगुलेशन से होना है, ठीक है। और इस टेम्परेचर में अगर कोई भी चेंज आए तो आपका जो एंजाइम की फंक्शनिंग है वो सही तरह से प्रॉपर नहीं होती है। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड था उस एंजाइम को अपनी एक्टिविटी करने के लिए, तो वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा, बल्कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस आपका जो होम्योस्टेसिस का जो नेक्स्ट प्रोसेस है, डैट इज़ एक्सक्रीशन। क्या है, एक्सक्रीशन है बेटे। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए जितना वेस्ट मटेरियल है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, बॉडी से निकाल दिया जाता है। इसमें एनिमल्स भी आते हैं, इसमें हायर प्लांट्स भी आते हैं, इसमें लो प्लांट्स भी आते हैं। प्लांट्स में आपको याद हो वहाँ पे वैक्यूल था, हमने पढ़ा था, एक सेल ऑर्गेनिक वैक्यूल के ज़रिए जो है वेस्ट मटेरियल रिलीज़ हो रहा था। अब जब हम ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल लेंगे बेटे, तो हमारी बॉडी में किडनीज प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो किडनीज के ज़रिए हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट फ्लूइड है बॉडी का, वो सारा रिलीज़ हो रहा है। इसी तरह एनिमल्स के केस में भी जो है किडनीज जो हैं वो एक्स्ट्रा वाटर को, एक्स्ट्रा मिनरल्स को हमारी बॉडी से, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो बॉडी से जो है वो रिलीज़ कर देती है, या इन द फॉर्म ऑफ स्वेट जो है तब भी वाटर जो है, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो ये 3 प्रोसेस थे जो होम्योस्टेसिस में जो है जिनको कंबाइनली हम लोग जो है होम्योस्टेसिस में अब डिटेल से पढ़ेंगे बेटे। वो कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिया। ऑस्मो रेगुलेशन था, थर्मो रेगुलेशन था, एंड थर्ड वन इज एक्सक्रीशन। ये मेरे बेटे आप लोगों ने अच्छी तरह से करने हैं। नाउ अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम करेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। हमने बेटे आज स्टडी करना है, ठीक है। Plant respond to the environmental changes and keep their internal condition constant. For example, homeostasis. They apply different mechanism for homeostasis of water and other chemical, that is oxygen, carbon dioxide, nitrogen material, etc. Number 1. Removal of extra carbon dioxide and oxygen. In daytime, carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis, and hence it is not a waste product. At night it is surplus because there is no utilization of carbon dioxide. It is removed from the tissue shell by the diffusion. In leaves and young stems, carbon dioxide escapes through the stomata. In young root, carbon dioxide diffuses through the general root surface, especially through root hairs. Oxygen is produced in mesophyll cell during daytime as a byproduct of photosynthesis. After its utilization in cellular respiration, the mesophyll cell remove the extra amount of oxygen through stomata.
बेटे हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो आज क्या किया, वो हमने स्टार्ट किया है बेटे होम्योस्टेसिस इन प्लांट में ये जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है ये कैसे हो रहा है। तो इसके 2-3 आगे जो हैं आगे फर्दर प्रोसेसेस हैं। पहले जो चीज़ जो डिफरेंट टाइप की वेस्ट मटेरियल्स है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है। अब ये किस तरह प्लांट की बॉडी से, हम प्लांट्स की बात करें अभी, हम एनिमल्स पे नहीं आए, तो ये सब प्लांट की बॉडी से किस तरह रिलीज हो रहे हैं ये सारा अभी हम पढ़ेंगे। तो पहला जो फिनोमेना, पहली चीज़ जो हमने पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, हमने पढ़ा है कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बेटे प्लांट की बॉडी से कैसे रिलीज हो रहे हैं। तो 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है इन द डे टाइम और एक आ रहा है इन द नाइट टाइम। आप गौर से सुनो मेरी बात पे, फोकस करो। इन द डे टाइम यानी कि दिन के टाइम, अभी जैसे डे टाइम है इस टाइम, ठीक है, इस टाइम क्या होता है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो रात को सेल्यूलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज हुई, प्रोड्यूस हुई ना, रात के टाइम रिस्पायरेशन हो रही थी ना जब लाइट नहीं थी, तो क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो गई थी, ठीक है। यही कार्बन डाइऑक्साइड अब डे के टाइम में कहाँ यूज़ हो जाएगी, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यही कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट तो ना हुई, ये तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही है, लेकिन क्योंकि ये सरप्लस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बन चुकी है, यानी कि जब रिस्पायरेशन में एज ए बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, जितनी फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को चाहिए होती है उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन रही है। तो जितनी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उतनी प्लांट ले लेता है, और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है बेटे वो जो है प्लांट की लीफ की लोअर मोस्ट एपिडर्मिस में, मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए थे, स्टोमेटा प्रेजेंट थे। तो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है बेटे वो स्टोमेटा के थ्रू जो है वो प्लांट सेल में से निकल जाएगी। इसी तरह जो यंग रूट्स हैं, रूट्स के अंदर भी बेटे एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होती है, और वो भी रूट्स हेयर के ज़रिए जो है वो, रूट हेयर्स पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके ज़रिए जो है वो निकल जाती है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है आपको पता है कि जब रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस जब होती है, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ होती है, लेकिन उसमें बनता क्या, उसमें एक तो शुगर बनती थी और साथ क्या बनता था, ऑक्सीजन बनती थी, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो बन गई है वो ऑक्सीजन रात के टाइम रिस्पायरेशन में यूज़ हो जाएगी, लेकिन वो ऑक्सीजन भी सरप्लस बन गई है, ज़्यादा बन गई है, इतनी बन गई है कि जितनी प्लांट को रिस्पायरेशन के लिए चाहिए बेटे उससे ज़्यादा बन गई है। तो अब ये जो ज़्यादा अमाउंट ऑक्सीजन की है इसकी प्लांट को नीड नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती, तो बेटे ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी प्लांट्स में से स्टोमेटा के थ्रू जो है वो रिलीज हो जाती है, रिमूव हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने पढ़ना है 1.2। ये तो हमारा पहला प्रोसेस था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा जो थी और जो ऑक्सीजन थी वो कैसे निकली थी, कैसे डिफ्यूज़ हुई थी, कैसे रिलीज हुई थी। अब हमने पढ़ना है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है वो कैसे रिमूव होगा वो हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। We know that the plant obtain water from soil and it is also produced in the body during cellular respiration. Plants store large amount of water in their cells for turbidity. Extra water is removed from plant by transpiration. At night, transpiration usually does not occur because most plants have their stomata closed. If there is a high water content in soil, water enters the root and is accumulated in xylem vessels. Some plants such as grass forces the water through special pores present at the leaf tip and edges and form drops. The appearance of drops on the water on the tips and edges of leaf is called guttation. रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर बेटे, प्लांट को आपको पता होता है कि प्लांट को अपनी लाइफ के लिए क्या चीज़ चाहिए, वाटर रिक्वायर्ड है। अब वाटर की एक स्पेसिफिक अमाउंट है ना, यही तो नहीं है कि मैं अगर एक पॉट है मेरे पास तो उसको मैं बहुत ज़्यादा वाटर से भरती जाऊँ। अब वो प्लांट के लिए एक्स्ट्रा वाटर है तो उसने क्या करना है, उतना ही पानी लेना है जितना उसको रिक्वायर्ड है, और बाकी पानी अगर एक्स्ट्रा प्लांट में चला जाता है तो वो उसने वहाँ से रिलीज़ करना है। कैसे करना है, कैसे रिमूव करना है बेटे, प्लांट को पहले तो वाटर चाहिए, मैंने आपको बताया फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देन उसको वाटर चाहिए अपनी टर्जिटी क्या होती है, टर्जिटी होती है एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से प्लांट जो है वो अपनी शेप में रहता है, ठीक है, अपनी शेप को जो है बनाए रखता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा वाटर जो है अगर आ जाता है तो बेटे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन।
प्लांट ट्रांसपिरेशन के ज़रिए अपना एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव कर देता है। किसके ज़रिए करता है? ट्रांसपिरेशन के ज़रिए। आपने सिर्फ ये प्रोसेस का फ़िलहाल आपने नाम याद करना है, ये क्या प्रोसेस है, ये हम डिटेल से इंशाल्लाह अगले कमिंग लेक्चर्स में जो है वो पढ़ेंगे। दूसरी बात, ये टाइम, ये काम तो हो रहा है डे टाइम में। अब रात के टाइम, दिन के टाइम क्या हो गया? ट्रांसपिरेशन मैंने आपको बता दिया। एट नाइट, नाइट के टाइम क्या होता है? नाइट के टाइम स्टोमेटा बंद होते हैं, ठीक है ना। आपको पता है ना, स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होते हैं, नाइट के टाइम स्टोमेटा बंद होते हैं। तो क्या होता है कि जो वाटर है वो स्टोमेटा के जरिए बाहर नहीं निकल सकता और सारा का सारा पानी नाइट टाइम में बेटे जाइलम वेजल्स के अंदर जमा हो जाता है। किसके अंदर जमा होता है? जाइलम वेजल्स के अंदर, ठीक है। और जाइलम वेजल्स के अंदर ये जमा हो जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो लोअर प्लांट्स हैं ज़्यादातर, जैसे कि आपका ग्रास है, कॉमन एग्जांपल है इसकी। बेटे ग्रास की जो सरफेस है, जो लीफ की टिप्स हैं बेटे, इनके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स के ज़रिए जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सुबह सुबह जैसे ही अभी सूरज निकलता है और मतलब तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर है ये क्या हो जाता है? उन स्पेशल पोर्स में से रिलीज़ हो जाता है। और वो जो पोर्स में से पानी रिलीज़ होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुटेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो अपीयरेंस, जो ड्रॉप्स की छोटे छोटे ड्रॉप्स ग्रास की सरफेस में से निकल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उन एजिस को, उन टिप्स को, जो पेनेस है हमारा, वो पूरा का पूरा दिस प्रोसेस इज नॉन एज गुटेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कभी सुबह सुबह वॉक पे जाएं ना, बहुत अर्ली मॉर्निंग, तो आपने देखा होगा कि ग्रास जो है वो गीला होता है। अगर आपने कभी नोट किया हो बेटे, तो ग्रास आपको गीला फील होगा, ठीक है। तो ये जो ग्रास का एक गीला गीला पान होता है, हल्का का लाइट लाइट आपको पानी के ड्रॉप्स नज़र आते हैं, तो वो सारा क्या होता है? किस प्रोसेस की वजह से होता है? डैट इज़ ड्यू टू गुटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे बेटे? डे टाइम में ट्रांसपिरेशन हो गया और रात के टाइम सारा पानी जाइलम वेजल में अकोमुलेट हो गया। सुबह सुबह थ्रू गुटेशन जो है वो गुटेशन हायर प्लांट्स में नहीं होती, ये बहुत छोटे छोटे जो आपके जिस तरह के ग्रास है, इस तरह के प्लांट्स में जो है वो होती है। फिर बेटे आगे आता है आपका रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। ये तो हमने बात कर ली उन वेस्ट की जो कार्बन डाइऑक्साइड था, ऑक्सीजन था और वाटर था। इसके अलावा भी कुछ वेस्ट हैं, वो कैसे रिमूव होंगे उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। Plant deposit many metabolic wastes in their body as harmless insoluble material. For example, calcium oxalate is deposited in the form of crystal in the leaves and stem of many leaf that is in tomato. ठीक है बेटे, आगे भी है इसका, ये भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इकट्ठा ही समझाती हूँ। इन ट्रीज विच शेड देयर लीव ईयरली द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल. Other waste material they are removed by some plant are resin by coniferous trees, gums by kikar, latex by rubber plant and mucilage by carnivore plant and ladyfinger. देखो बेटे, आपको मैंने क्या बता दिया कि बहुत सारे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं प्लांट्स के अंदर होते हैं, वो कैसे रिलीज़ होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखो, प्लांट के अंदर बहुत सारे उनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं जो कि बॉडीज़ हैं जो कि हार्मलेस हैं, लेकिन वो इनसॉल्युबल हैं, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, तो इसलिए उनका प्लांट को, उनको बाहर निकालना जो है, रिलीज़ करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं। पहली एग्जांपल दी हुई है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है बेटे, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में पत्तों के अंदर और स्टेम के, बहुत सारे प्लांट्स हैं उनके लीव्स के अंदर और स्टेम के अंदर जमा हो जाता है। कॉमन एग्जांपल इसकी टोमेटो है। टोमेटो के जो लीव्स है ना, उन पे नीडल्स की तरह, अगर आप कभी नोट करो बेटे, अगर आपके घर में आपके कहीं टोमेटो के प्लांट्स लगे हुए हैं तो उनके लीव को ऐसे फिंगर से टच करके देखना, तो आपको छोटे छोटे से क्रिस्टल फील होंगे, ठीक है। तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि लीव्स के ज़रिए, स्टेम के ज़रिए जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। ये एक एग्जांपल हमने पढ़ ली। और किस चीज़ की एग्जांपल पढ़ ली? हमने पढ़ ली कैल्शियम ऑक्सलेट की। नेक्स्ट हम आते हैं बेटे, कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो एनुअली, ईयरली आपने देखा होगा कि उनके पत्ते झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनके अंदर जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनके लीव्स के साथ ही जो हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। अदर एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं रेजिन्स। बहुत सारे कॉनिफोरस होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, बहुत लंबे लंबे हाइट वाइज, ठीक है। तो इनको भी अगर आप इन पे अगर कट लगाओ या कुछ डैमेज आ जाए या कुछ आ जाए, कुछ ना भी आए, तो आपने कभी नोट करना है, तो इनकी स्टेम से ना एक फ्लूइड होता है थिक सा, वो निकलता रहता है हर टाइम, ठीक है।
तो वो जो फ्लूइड निकल होता है डैट इज़ बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट है वो उनके लिए। एक कॉमन एग्जांपल इसकी आपको कॉनिफेरस ट्रीज बताए हुए हैं। आगे आपको बताया हुआ गम्स, आपने कीकर का दरख्त देखा होगा, अक्सर कॉमन है, हर जगह पे अक्सर जगहों पे लगा होता है, ठीक है। कीकर के दरख्त के अंदर से भी जो है गम लाइक जो है ना, लाइट आप समझ लें लाइट ब्राउन कलर का मटेरियल जो है ना वो खुद ब खुद ही निकलता रहता है उसके स्टेम के अंदर से, तो वो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। एक और एग्जांपल है लेटेक्स। लेटेक्स जो है रबर प्लांट, रबर प्लांट भी अक्सर लोगों ने अपने घरों में जो है वो लगा होता है, ठीक है। रबर प्लांट को अक्सर अगर आपको डैमेज हो जाए ना, उसको ज़रा सा इतनी सी ऐसी लाइन भी आ जाए, कोई कट भी लग जाए, कोई खराश भी लग जाए, तो उसके अंदर से वाइट कलर का फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है। अगर कभी आप नोट करो, अगर नहीं भी किया तो आप अपने घर में अगर आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में कोई रबर प्लांट है तो आप उसको छोटा सा ऐसे लाइट सा ना माइनर सा कट लगा के या उसका लीफ तोड़ के देखना, तो वहाँ से वाइट मटीरियल जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। डैट इज़ लेटेक्स। नेक्स्ट आता है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज जो है बहुत सारे कार्निफोरस प्लांट्स वो प्लांट्स हैं ना बेटे जो आपने पढ़े थे, जैसे कि पिक्चर प्लांट था, तो इस तरह के प्लांट्स भी जो हैं ये, और जो है लेडी फिंगर, ये भी जो ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है म्यूसिलेज जो है उसको रिमूव करते हैं। तो हमने डिटेल से आज होम्योस्टेसिस का प्रोसेस पढ़ा बेटे। होम्योस्टेसिस मैंने बताया कि इसमें बेसिकली 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। फिर हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स जो है वो आज कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको क्या बताया, प्लांट में डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ होती हैं बॉडी से। पहली चीज़ क्या थी, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये मैंने बता दिया था कि डे के टाइम जो है वो क्या चीज़ रिलीज़ होगी और रात के टाइम जो है वो क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्या बनेगी, जो जितनी एक्स्ट्रा हो जाएगी वो रिलीज़ हो जाएगी, हमने डिटेल से पढ़ लिया। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ ली कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिलीज़ हो रहा है, 2 प्रोसेस के ज़रिए हो रहा था, एक ट्रांसपिरेशन था और एक बेटे गुटेशन था। फिर थर्ड में हमने क्या पढ़ लिया कि अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के अलावा थे, उनमें हमने बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी। हमने कैल्शियम ऑक्सलेट पढ़ा, हमने जो ये वेस्ट कौन कौन से, हमने रेजिन्स पढ़े, हमने लेटेक्स पढ़ी, ठीक है, हमने म्यूसिलेज जो है वो पढ़ लिया। आपकी बुक में यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, अगर आप इनको गौर से देखो, ये रेजिन ड्रॉप्स है कट, जो ट्रीज़ की जो बाग होती है ना बड़ी बड़ी, उसके कट में से निकले होते हैं, और ये लेटेक्स है जो कि रबर प्लांट में से जो है वो निकलता है, और ये म्यूसिलेज ड्रॉप्स हैं जो कि कार्निवोरस प्लांट में जो है वो लगे होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ मुझे कहीं से इसकी एक्चुअल अगर पिक्चर मिले तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये चीज़ क्या है, ये क्या मतलब है। यहाँ पे बेटे एक आपका पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुछ, मैं वो भी रीड कर। द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एज ए सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल, इफ द लीव्स आर नॉट शेड द कैल्शियम ऑक्सलेट जस्ट रिमेन एज हार्मलेस क्रिस्टल इन द लीफ। इन्होंने बताया हुआ है कभी कभार जो अगर लीफ फॉल का फंक्शन जो है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता या आपके पत्ते जो है वो नहीं गिरते, तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो उधर ही रहता है, लेकिन वो हार्मलेस हो जाता है, उससे प्लांट को कोई हार्म नहीं पहुंचता, बल्कि वो हार्मलेस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटे, आज का टॉपिक यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और इसके साथ ही हम अपना लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटे।